हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? शुरू करें। तो नरेशंस के जनरल रूल्स आपने पढ़े हैं और अब नरेशन के हमें स्पेशल रूल्स पढ़ने हैं। नरेशन के टिपिकल रूल्स पढ़ने हैं, खास रूल पढ़ने हैं, वो रूल पढ़ने हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ऐसे रूल्स पढ़ने हैं, ऐसे रूल्स पढ़ने जो बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं होने वाला है, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ऐसे रूल्स को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अब पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि जब हम स्पेशल रूल्स की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जनरल रूल सब नहीं लगेगा। दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द केस। सारे जनरल रूल्स लगते हैं, सारे जनरल रूल्स लगते हैं, और सारे जनरल रूल्स लगने के बाद कुछ और रूल्स एक्स्ट्रा लगता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल रूल्स। सारे जनरल रूल्स लगाने के बाद जो एक आध एक्स्ट्रा रूल लगता है उसको हम लोग स्पेशल रूल्स कहते हैं। यानी सारे जनरल रूल्स पहले लगेंगे, उसके बाद स्पेशल रूल्स आएगा। छोटा छोटा सा स्पेशल रूल एक सेंटेंस के लिए होता है, लेकिन स्पेशल रूल्स के लिए स्पेशल रूल्स हम लगाते किस पर है? तो रिपोर्टेड स्पीच पे। द स्पेशल रूल्स आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में होता है। देयर आर सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सम स्पेशल रूल्स इवन इन द reporting speech. There are some changes, there may be some changes, or some changes take place even in the reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच में भी कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ असर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो स्पेशल रूल्स लगता है, तो आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट स्पीच पर भी है प्लस रिपोर्टिंग स्पीच पे भी है, दोनों पे लगता है हमारा स्पेशल रूल। और कभी कभी प्यार से इसको लोग स्पेशल रूल भी कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं तुम कोई स्पेशल तो हो नहीं, तो स्पेशल बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन स्पेशल सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे बिहार के लोग बड़ी रॉ नहीं बोल पाते, इस तरह से कई जगह पे दिक्कत होती है, स्पेशल लोग बोल देते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, स्पेशल बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। स्पेशल स्पेशल, ठीक है। सर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको स्पेशल बोलने की आदत पड़ गई, सटेट बोलने की आदत पड़ गई, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। फार्म बोलने की आदत पड़ गई तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। स्टेशन, स्टेशन को टेशन, लेकिन करना चाहिए। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने में क्या बुराई है। तो स्पेशल रूल्स जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच पर भी लगता है और रिपोर्टेड स्पीच पर भी लगता है। रिपोर्टिंग स्पीच पे भी लगता है, रिपोर्टेड स्पीच पे भी लगता है। लेकिन स्पेशल रूल्स लगाने से पहले हमें ये देखना होता है, हमारे लिए ये जरूरी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है। यानी स्पेशल रूल्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। whatever the sentence is in the reported speech, it depends on that कि reported speech में जो सब sentence पर, as when I say something about sentence, it means I am talking about the type of the sentence or the basis of the meaning। मतलब सब सेंटेंस की बात हम लोग कर रहे हैं या सेंटेंस की बात हम लोग करते हैं, तो सेंटेंस की बात करने का मतलब है टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसा है, वो भी मीनिंग के आधार पर। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा सेंटेंस को दो ग्रुप में दो तरह से बांटा गया। द सेंटेंस, व्हाटएवर सेंटेंसेस यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ, दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द टू बेसिस। कि जितने भी सेंटेंस आपके दिखते हैं वो दो आधार पे बांटे गए हैं। तो सेंटेंस का बांटने का एक आधार तो है सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस को मीनिंग के आधार पे बांटा जाता है, और एक है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बनावट। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर, बनावट के आधार से सेंटेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये है बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस टाइप, सेंटेंस का टाइप। और हम लोग जो बनाने की, हम लोग को जो जरूरत है, हम लोग को जरूरत है रिपोर्टेड, ये जो सेंटेंस का टाइप है वो मीनिंग के आधार पे जो बटा, उसकी जरूरत है। हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग इसलिए मीनिंग की बात करेंगे। तो स्पेशल रूल्स रिपोर्टेड स्पीच के किस पर लगता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किसके आधार पे?
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और किसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच की, ये भूलना नहीं है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या कि रिपोर्ट, आपको ये देखना कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का सेंटेंस है, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका जो रूल है वो क्या लगेगा रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का। अब टाइप ऑफ सेंटेंस जो यहां बना है वो किसके आधार पे बटा है? मैंने अभी क्या किया कि सेंटेंस को दो आधार पे बांटा गया है। एक है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस तीन तरह के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और एक है मीनिंग, अर्थ के आधार पे। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये डिसाइड नहीं करता हमेशा कि सेंटेंस किस टाइप का है। लोग इसी के साथ फुल स्टॉप से डिसाइड कर लेते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन से डिसाइड कर लेते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से डिसाइड कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तो सेंटेंस हमेशा तीन ही तरह के होते हैं, क्योंकि सेंटेंस इसी तीन तरीके से खत्म होते हैं, या तो फुल स्टॉप से खत्म होंगे, या मार्क ऑफ इंटरोगेशन से खत्म होंगे, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होंगे। यही तो होगा, यही तीन तरीके हो सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं खत्म होने के? सेंटेंस तो कोई वट एवर सेंटेंस यू कम अक्रॉस, जितने भी सेंटेंस आप देखते हैं, जितने भी सेंटेंस आपको मिलते हैं, क्या मिलता है आपको? या तो फुल स्टॉप मिलता है, या मार्क ऑफ इंटरोगेशन मिलता है, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? वट एवर यू इट, नथिंग, यही तो मिलेगा। तो फिर तो सेंटेंस को तीन ही तरह के होने चाहिए, चाहे बात कुछ भी हो। तो पंक्चुएशन डिसाइड नहीं करेगा, फुल स्टॉप और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन डिसाइड नहीं करता है कि सेंटेंस। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है तो क्वेश्चन ही होगा। अगर ये आपके दिमाग में है तो इससे बाहर आ जाइए। और सबके दिमाग में यही है कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है तो क्वेश्चन ही होगा। दिस इज नॉट अ फैक्ट इन द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में तो बिल्कुल फैक्ट नहीं है, बिल्कुल फैक्ट नहीं है। मतलब ये सही है, ये ठीक है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये ठीक है, इंसान जो है मानव है, या पुरुष जो है वो मानव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो हाथ जो है वो मानव है, और मानव है तो वो पुरुष ही है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? पुरुष मानव है, पुरुष के दो हाथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस मानव के दो हाथ होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। वो महिला भी हो सकती है, और पुरुष और महिला में बहुत अंतर है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे उल्टे कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। यही मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की बात है कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है, लेकिन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसको, इस चीज का जो नाम है प्रश्नबोधक चिन्ह, जिस सेंटेंस में लगा है वो प्रश्न ही होगा ऐसा नहीं है। ये बात समझ, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है तो वो प्रश्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे दिमाग में जो बैठ गया कि नहीं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो क्वेश्चन ही होगा, तो फिर नरेशन में तो क्वेश्चन गलत होंगे, आप पक्के गलत होंगे, क्योंकि बेसिक ही गलत है आपका, फिर कंसेप्ट ही गलत है। इसलिए मैं रुक के बात कर रहा हूँ और ये आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 99.99% पीपल, स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो क्वेश्चन ही होगा। दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ हिमालयन मिस्टेक। गेट आउट ऑफ इट, बाहर निकलिए इससे, कम आउट ऑफ इट, बाहर निकलना है इससे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्रोगेशन क्वेश्चन है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, लेकिन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है तो क्वेश्चन ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इंसान, पुरुष के दो हाथ होते हैं, पुरुष मानव होता है, इंसान होता है, तो ये अगर आप कह देंगे कि मानव के दो हाथ है तो वो पुरुष ही है, ऐसा नहीं है। तो जितने भी सेंटेंसेस है, जितने भी सेंटेंसेस है उनको मीनिंग के आधार पर जब बांटा गया, तो मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के कितने टाइप हुए? 5। आप लिख सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। There are 5 types of sentences on the basis of their meaning. T-H-E-I-R, there. There are 5 types of sentences on the basis of their meaning. कि मीनिंग के आधार पे सेंटेंस एक दो नहीं कितने हैं? 5 तरह के हैं। मीनिंग के आधार पे सेंटेंस एक दो नहीं 5 तरह के हैं। ये कौन से 5 तरह के हैं, जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको सुनने में आएगा, मिलेगा
assertive sentences। इसको कुछ बुक में आपको मिलेगा स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है, कुछ बुक में स्टेटमेंट्स, यानी जितने भी आपके स्टेटमेंट है वो सारे असर्टिव सेंटेंस। और स्टेटमेंट जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जैसे अगर हमने कहा कि आई प्ले क्रिकेट, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि अफर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को मानना। अफर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को मानना। तो अफर्मेटिव का मतलब हो गया किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को मानना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और निगेटिव का मतलब हुआ मना कर देना, निगेट, मना करना, किसी चीज को मानने से इनकार करना, इसको कहते हैं निगेटिव। जैसे आप कहते हैं आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। तो आई डू नॉट प्ले अगर हम कहते हैं इसका मतलब क्या कि मैं नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले कहा, इसका मतलब क्या कि मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। तो ये नेगेटिव, आपने मना कर दिया कि आप नहीं खेलते हैं। तो जब भी हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो दो बातें होती है, या तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं या किसी चीज को निगेट कर देते हैं। तो चाहे एक्सेप्ट करते हैं, यानी हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो दो ही बातें हो सकती है, या तो हम किसी चीज को कबूल कर रहे हैं या किसी चीज को हम डिनाई कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अगर हम किसी चीज को मना कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। मतलब असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स दो तरह के होते हैं। स्टेटमेंट्स जो है वो दो तरह, या तो किसी को हम स्वीकार करते हैं या किसी को मना करते हैं। स्वीकार करते हैं तो अफर्मेटिव है, डिनाई करते हैं तो निगेटिव है। स्वीकार करते हैं तो अफर्मेटिव है और डिनाई कर देते हैं तो निगेटिव है। समझ में आ गई बात। अब आई प्ले क्या है, ये सेंटेंस ऐसा ही होगा ना। तो अभी तक जो हम सेंटेंस के एग्जांपल ले रहे थे, लास्ट के कुछ सेंटेंस को छोड़ दे तो ऐसा ही सेंटेंस था कि राम सेड यू हैव डन माय वर्क, यू हैव नॉट डन माय वर्क, यू हैव किडनैप्ड माय वाइफ। ऐसे ही सेंटेंस था, सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, यानी सारे सिर्फ स्टेटमेंट थे, कथन था। तो जितने भी आपके स्टेटमेंट हैं, अगर किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसी चीज को आप डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आप कह रहे हैं आई एम अ बॉय तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम कह रहे हैं आई एम नॉट अ बॉय, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आपने कहा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री, ये फिर नेगेटिव सेंटेंस है। आपने कहा यू आर माय फ्रेंड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू आर नॉट माय फ्रेंड, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, assertive sentences जो हैं, जो statements है, whatever you say is your statement and your statement is always an affirmative sentence। जो कुछ भी आप बोलते हो वो आपका स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को ही हम लोग affirmative sentence कहते हैं। और ये जो आपका बोलना होता है, स्टेटमेंट होता है, ये दो तरह का हो सकता है। either you accept something, if you are accepting something it is an affirmative sentence, if you are negating something, अगर मना कर रहे हैं that is negative sentence। इतनी बात। अब है एक तरह का सेंटेंस, तो ये हुआ जितने भी टाइप के सेंटेंस उसमें से हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है कि हमेशा आप किसी चीज को अफर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप क्या करते हैं, सेकंड क्या है, आस्क क्वेश्चंस। समटाइम्स यू आस्क क्वेश्चंस, कभी कभी आप क्वेश्चन पूछते हो, प्रश्न पूछते हो। प्रश्न पूछने को हम लोग क्या कह सकते हैं, समटाइम्स यू इंटरोगेट। क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट करने का मतलब क्या हुआ, इंटरोगेट करने का मतलब क्या, प्रश्न पूछना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इंटरोगेट का स्पेलिंग जरा देखना, INTRROGAT। इंटरोगेट मतलब आस्क क्वेश्चंस, एक ही चीज हो, दोनों सिनोनिम्स हो। इंटरोगेशन आप कहते हैं पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, इंटरोगेशन और आस्क क्वेश्चन बोथ आर द सेम थिंग्स। इंटरोगेट करते हैं, हम कभी कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो इंटरोगेशन हो। इंटरोगेशन जब करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, यानी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जब इंटरोगेट करते हैं तो क्वेश्चन हमारे दो तरह के होते हैं, या तो हमें सवाल के जवाब हाँ या ना में चाहिए। अगर हाँ या ना में सवाल का जवाब चाहिए तो उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अगर सवाल इसकी जरूरत पड़ेगी, हम उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी जरूरत हमें स्पेशल स्पीच में आने वाली है।
जो चीज़ हमें समझना जरूरी है स्पेशल रूल को समझने के लिए, हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे। अगर आपको ये लगे कि अब टाइप ऑफ सेंटेंस में हम लोग पढ़ने चले गए स्पेशल रूल्स कह के, तो बिना इसे जाने आप स्पेशल रूल्स समझ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दो तरह का होगा, या तो यस नो क्वेश्चन होगा, आपने सुन भी रखा होगा बचपन से, या फिर तो WS क्वेश्चन। WS क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? WS क्वेश्चन का मतलब है कि आपके सेंटेंस में व्हाट होगा, व्हेन होगा, वेयर होगा, व्हाई होगा, हु होगा, हाउ मच होगा, हाउ मेनी होगा। मतलब द आंसर विल बी नॉट ओनली यस और नो। सो कभी कभी क्या होता है कि द आंसर इज सफिस इफ यू से यस, द आंसर इज सफिस इफ यू से नो। किसी ने पूछा खा रहे हो, कहा हाँ, इट इज सफिशिएंट आंसर। आपने कहा खा रहे हो ना, इट इज अ सफिशिएंट आंसर। इसमें कोई मतलब हाँ क्या दिया या ना क्या दिया, आंसर कंप्लीट है, आंसर कंप्लीट। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आपके हाँ या ना से आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि हाँ या ना तो आंसर ही नहीं होगा। किसी ने पूछा तुम क्या खा रहे हो, आप कहते हैं हाँ। क्या पढ़ रहे हो, ना ना ना, तो क्या पागल हो क्या पूछ रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो? पूछ रहे क्या खा रहे हो, कह रहे हो हाँ, पागल है, सब सुनाई नहीं दे रहा है ना? तो समटाइम्स योर आंसर कैन नॉट बी यस और नो। हो ही नहीं सकता, यस और नो हो ही नहीं सकता। यू कांट आंसर इन यस और इन नो, यू कांट आंसर नहीं कर सकते। ये समटाइम्स इट हैपेंस। तो क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं तो कभी उसका जवाब हाँ हो सकता है, ना हो सकता है। अगर हाँ या ना में से कोई एक जवाब है तो यस नो क्वेश्चन है, और हाँ या ना जवाब हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग WS क्वेश्चन कहते हैं। और WS क्वेश्चन इसलिए कहते हैं इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह का सेंटेंस हुआ। कभी कभी क्या करते हैं हम लोगों को दुआ देने लगते हैं, ठीक है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, कर्स करते हैं, ठीक है? ब्लेस किया, कर्स किया किसी के लिए, प्रे किया, एटसेट्रा। दुआ मतलब दुआ करने लगते हैं, बददुआ करने लगते हैं। इसे कहते हैं भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, तुम जियो हजारों साल। अब किसी को अगर हमें ये कहना है तुझे कीड़े पड़े, तू तरप तरप के मरे, तू घिसट घिसट के मरे, तू कुत्ते की मौत मरे, तो ये सब चीज अगर हम किसी को सीधा कह देंगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा। तो हमें अगर यही कहना है तो हम इसको दूसरे तरीके से कहते हैं। कहना क्या है, तुझे कीड़े पड़े, तू कुत्ते की मौत मरे, तू घिसट घिसट के मरे। कहना यही सब था, लेकिन अब सीधा कहते तो बुरा लगता। तो हमने इसको थोड़ा सा पॉलिश वे में कहा, अच्छे से कहा तू जिए हजारों साल, तू जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सोचिए कितनी घिनौनी मौत की आप उम्मीद कर रहे हैं सामने वाले के लिए, कितनी बुरी जिंदगी चाहते हैं आप सामने वाले। यहाँ जो 60 साल का इंसान है जाकर उससे पूछिए कि जिंदगी में कुछ बचा, अब कुछ है? 55 साल के, 60 साल तो मैंने ज्यादा कह दिया, 50 साल के ऊपर जितने भी लोगों से जाके पूछिए जिंदगी में कुछ है, कुछ चाहिए? ना ना, बस बेटे बेटी की शादी हो जाए, दुनिया से छूटे, बेकार की जिंदगी, कुछ सब माया मोह है, कुछ मजा आना है। 50 साल की उम्र में है, आप तो हजारों साल जीने के लिए कह रहे हैं। 80 साल के बाद बच्चे साल के ना बचेगा दांत, ना बचेगा आंख, ना खाया ना पिया ना कुछ देखा जाएगा, क्या है? अभी आपका टाइम तो इसलिए कट जाता है, 20 22 साल के, 2 4 घंटा सोशल फेसबुक चला रहा है, 2 4 घंटा गार्डन में जाकर किसी से मिलना है, बैठना है, ये सब काम करते, 4 5 घंटे पढ़ाई करनी है। तो मतलब बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं आप, फैमिली भी चला रहे हैं अपना छोटा सा है, छोटा सा 2 व्यक्ति का, और पढ़ाई भी देख रहे हैं। तो बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारे काम आपको मैनेज करना पड़ता है, तभी तो रिजल्ट थोड़ा डिले होता है। इतने सारे काम करते हुए ऑलराउंडर टाइप के होते हुए हम फटाफट रिजल्ट जाएंगे, कैसे हो जाएगा? अब जो एक गधा है, एक ही काम कर रहा है, खाली पढ़ाई कर रहा है, 10 से 12 घंटे खाली पढ़ाई में लगा है, परिवार अपना छोटा सा परिवार चला ही नहीं रहा, हम दो हमारे कुछ भी नहीं वाला, तो फिर उसका तो रिजल्ट होना ही है। अब वो कुछ कर ही नहीं रहा, परिवार ही नहीं चला, छोटा सा परिवार, हम दो हमारे कुछ नहीं वाला, तो अभी हमारा कुछ नहीं और हम किसी के नहीं। ये ऐसे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो आजकल के मेजोरिटी में ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं कि हम दो, हमारे ऊपर भी कोई नहीं, हमारे नीचे भी कोई नहीं, बस पढ़ाई लिखाई तो बाद में भी कर लेंगे, अभी थोड़ी सी जिंदगी जी लेते हैं। इसके लिए तो बहुत टाइम है, हर साल एग्जाम आ ही जाता है। जिंदगी का ये दिन थोड़ी बीतेगा, ये दिन दोबारा थोड़ी आएगा। थोड़ा सा जिंदगी जी लो, माँ बाप तो देखने के लिए है ही, हर महीने पैसे भेज ही देना उनको, थोड़ा सा अपनी जिंदगी जी लें हम लोग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और फिर शिकायत करेंगे कि रिजल्ट नहीं आता है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो जाता है। अपना समय कहाँ बिताता है वो किसी को ही नहीं दिखता है कि हमें 24 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे कहाँ बिताते हैं, और वो 6 घंटे अगर हम सिर्फ पढ़ाई में बिता ले तो कहाँ जाए?
ये देखने लग जाए, मतलब अपने अंदर लोग झांकने लग जाए, तो फिर तो सब इंसान सक्सेसफुल है। फेल ही आदमी वही है जो दूसरे की बात करता है। फेलियर का पहचान है, वो तुरंत शुरू हो जाएगा, तो मेरी किस्मत खराब है, यानी किस्मत, आज तक किस्मत को देखा नहीं, वो खराब है। भाई आपको किसने पढ़ने से मना किया 24 घंटे के? आपका मूड नहीं होता है, मौसम खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है, आपको गर्मी लगने लगती है, कोई जो है कॉल पे बुला लेता है, किसी को के साथ चाय पीने जाना है, मन में इतनी इच्छाएं पाल रखा है और आज ही पूरी करनी उन सारी इच्छाओं को, और रिजल्ट नहीं होता है, कैसे होगा भाई? सारी इच्छाओं को एक साथ कैसे पूरी कर सकते? तो ब्लेस है, कर्स है, प्रे है, दुआ है, बद्दुआ है। इस तरह के सेंटेंस जो है, तुम चाहे जो जियो हजारों साल कहते हैं, चाहे तुम तरफ तरफ के मर जाओ, घिसट घिसट के मर जाओ, इस तरह के सेंटेंस जरूर कहते हैं। तो इन सबको हम लोग ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में जैसे आपने कह दिया लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग कहते हैं ना, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, बादशाह सलामत अमर रहे, जिंदा रहे, क्या यही हुआ ना? अमर रहे तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जिंदाबाद। लॉन्ग लिव का क्या है? जिंदा, जिंदा, जिंदाबाद। ये हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, या हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। ये सारे क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा, ठीक से देखे तो सारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव एक भी नहीं है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होता, मार्क ऑब्जेक्शन नहीं लगता है। ये तो कई कई लोगों के दिमाग में ये भी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ गया तो मार्क ऑब्जेक्शन तो लगना ही चाहिए, वो क्वेश्चन हो जाता है। तो ये भी गलतफहमी दूर हो रही है। और ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस आपने पहली बार देखा होगा, ऐसा सेंटेंस बहुत पहले से आपके दिमाग में, फिर भी दिमाग में बैठा था कि हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव ही होता है। तो दीजिए आपके सामने सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव नहीं होता, मार्क ऑब्जेक्शन नहीं लगता। अगर मार्क ऑब्जेक्शन लगा दिया तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा आपका। तो दुआ बद्दुआ वाले सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मे से शुरू होता है, लेकिन उसमें मार्क ऑब्जेक्शन नहीं लगता। तीन तरह के सेंटेंस हो गए। आप सिंपली अगर कुछ बोल रहे हैं तो वह ये असर्टिव है, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव दो तरह का हो सकता है, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन। और दुआ बद्दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा आपके पास सेंटेंसेस होता है, इसमें क्या क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, कमांड है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसे भी तो होगा, या गिरगिराते हैं, इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब क्या है? गिरगिराना, एटसेट्रा। तो ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑफर है, जो भी कह ले, कुछ और वर्ड ऑफर देते हैं किसी को। ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने कहा कम, वेट, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सारे के सारे क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद कभी कभी क्या लिखिए, इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है? ये ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या? आदेश, कमांड, COMMAND, कमांड, कमांड का मतलब भी आदेश हुआ। रिक्वेस्ट, अनुग्रह, अनुरोध। ऑफर, ऑफर का मतलब आपकी तरफ से प्रस्ताव कि आपने किसी को कुछ दिया। इम्प्लोर मतलब गिरगिराना, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना। अनुग्रह, बहुत ज्यादा अनुरोध करना। तो जैसे हम कहते हैं, ये सेंटेंस लिख ही दिया, सारे क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। मुझे लगा सेंटेंस लिखा नहीं, सेंटेंस तो सारे लिख ही दिए। तो ये सारे के सारे क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में इनमें से क्या है, और फिर इसके हिसाब से रूल चेंज होता है, फिर इसके हिसाब से रूल चेंज होता है। फिर देखते हैं हम लोग इंपेरेटिव का अलग एक होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मतलब बना ही वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड ही बना किससे, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन में क्यों भी पूछता है देख लीजिए। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का स्पेलिंग क्या है, EXCLAIM, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब हुआ आश्चर्य करना, विस्मय करना, एक्सक्लेम। लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी लिखते हैं तो उसमें आई नहीं रहता है, इसलिए एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। एक्सक्लेमेटरी लिख देगा, ए के बाद आई भी दिखेगा और बिना आई ए आई वाला भी देगा। तो ए के बाद अगर हम आई लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी, ए के बाद अगर हम आई लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी लिखते हैं, ये आई लगा के, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक, विस्मय बताने वाला, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, विस्मय करने वाला, विस्मयादि बोधक। जैसे आपने कहा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सॉरी क्या कर दिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक डंडा लगा दिया उसके नीचे बिंदी लगा दिया तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ प्लेजेंट, कितना आश्चर्य की बात है, व्हाट। तो ये क्या एक्सक्लेमेट, जहां आश्चर्य किया, एक्सक्लेम का मतलब आश्चर्य, विस्मय, वंडर, सरप्राइज, आपसे क्या दिखा रहे हैं, सरप्राइज दिखा रहे हैं, वंडर दिखा रहे हैं, इस तरह की बातें होती कुछ। तो आश्चर्य, एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य दिखाना, विस्मय दिखाना, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे दिखा ले, और इसकी पहचान आसानी से हो जाती है क्योंकि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इंट्रोगेटिव जैसा ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मार्क ऑफ इंडक्शन में क्या है कि मार्क ऑफ इंडक्शन में क्वेश्चन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, इससे हम कहते हैं मे आई गो आउट, तो मे आई गो आउट में मार्क ऑफ इंडक्शन लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं है ना। अब यहीं से बात फंसती है, जब समझाने की बात थी उसे समझिए। अब जैसे मैंने कहा मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, तो इसमें लगा है मार्क ऑफ इंडक्शन, इसमें लगा है मार्क ऑफ इंडक्शन। तो ये जो मार्क ऑफ इंडक्शन वाली बात है, तो क्या ये क्वेश्चन है, और आपने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, और फिर आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, ये भी सेंटेंस है, ये है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। तो मे आई गो आउट जब आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, या आस्क फॉर परमिशन, परमिशन ही तो मांग रहे हैं, ऑर्डर मांग रहे हैं अपने लिए, इसको ये भी लिख दे, आस्क फॉर परमिशन, कि आप अपने लिए क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं, या आस्क फॉर सजेशन, अपने लिए सजेशन मांगते हैं कि मैं बाहर जाऊं कि ना जाऊं, यही तो क्वेश्चन तो नहीं है। अब रूल क्या कहता है उसे समझिए, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो चेंज करने का तरीका है और जो इंपेरेटिव सेंटेंस का चेंज करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अब जिस सेंटेंस में मार्क ऑफ इंडक्शन लगा है वो इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में ये बैठा है कि मार्क ऑफ इंडक्शन सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो आप जाहिर सी बात है उसको इंट्रोगेटिव वाले रूल से बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव वाले रूल से बनाएंगे तो आपका सेंटेंस अगर इंपेरेटिव है तो गलत हो गया, सीधा सीधा गलत हो गया। और एग्जाम वाला यही बदमाशी करेगा कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाला सेंटेंस देगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाला सेंटेंस देगा, इंट्रोगेटिव वाले रूल से भी बना के रखेगा और इंपेरेटिव वाले रूल से बना के रखेगा। इंपेरेटिव पे आपका ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि आपको तो आपके दिमाग में चल रहा है कि तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप उसको इंट्रोगेटिव वाले रूल से बना देते हैं, आंसर हो जाता है गलत, प्रैक्टिस सेट में भी गलत हो जाता है, तो भी आपको क्लियर नहीं होता कि भाई ये क्या हो गया, और एग्जाम में तो गलती होती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। अब समझ में आ गई बात कि मैं क्या बताना चाह रहा था या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसमें कई तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, उसमें ऑर्डर या कमांड हो सकता है, परमिशन ग्रांट मांगना हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, सजेशन मांगना हो सकता है, दुआ बदुआ करना हो सकता है, या कोई आश्चर्य करना हो सकता है, इतनी सारी बातें हो सकती है। तो इसमें से पहले आपको चूज करना है कि भाई इसमें से बात कौन सी है, बात कौन सी है, फिर उसके हिसाब से स्पेशल रूल लगता है। तो पहले सेंटेंस पहचान में आना चाहिए, सेंटेंस पहचान में आना चाहिए, इसलिए पहले ये बताया जाता है स्पेशल रूल्स बताने से। और अगर बचपन से ही आप लोग पढ़ रखे होते हैं तो सीधा लोग स्पेशल रूल्स पे चले जाते हैं। अगर आपको पहले से पता होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, यस नो क्वेश्चन क्या है, पहले जान रहे होते हैं तो सीधा हम लोग उस पर चले जाते हैं। लेकिन नहीं जानते तो पहले बताना पड़ता है कि भाई सेंटेंस ऐसा भी होता है,
अफर्मेटिव अलग है, इंटरोगेटिव अलग है, रिक्वेस्ट ऑर्डर अलग है, दुआ बद्दुआ करना अलग है और आश्चर्य करना अलग है। और इसके आधार पर रूल चेंज होगा, इसके आधार पे रूल चेंज होगा, इसलिए इसको बहुत बेसिक से समझना जरूरी होता है, बहुत बेसिक समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, या अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने बनाए थे, एक दो एग्जाम्पल को छोड़कर, जो मॉडल्स में मैंने कुछ बताया था उसको छोड़कर, मॉडल्स के हिसाब से, मॉडल से पहले जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिया था वो सारे अफर्मेटिव के थे। मॉडल्स वाले में जरूर नहीं कि मॉडल वाले में फ्यूचर एबिलिटी भी आ गया था, रिक्वेस्ट भी आ गया था, सब आ गया था। तो मॉडल्स का तो थोड़ा सा अलग था। तो अब मॉडल्स में जो एक दो एग्जाम्पल में हमने बदला होगा, अब वो समझ में आएगा जब इस रूल को पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव, तो अभी तक जितने भी रूल्स पढ़े थे हमने किसके लिए पढ़े? अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसको फिर से पढ़ते। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल था पहला, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से है तो टेल करो, सबसे ये वही का रूल था। और टेल करने के लिए कंडीशन क्या था, इसको फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ दोबारा पूरा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सारा जो रूल आपने लिखा था वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, कि से को टेल में बदलना है। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो फिर टेल के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाना है, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाना है। तो थोड़ा थोड़ा लिख ही देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तब से को टेल में बदलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ड्रॉप टू। उसके बाद क्या करते हैं? एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको 4 कंजंक्शन लिखाया था, दैट लिखाया था, इफ लिखाया था, वेदर लिखाया था। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कनेक्शन एक कंजंक्शन एक ही आएगा, वो कंजंक्शन क्या है? दैट। तो ये चीज जो है ये सारे सेंटेंस में करने पड़ते हैं। से को सारे सेंटेंस में बदलना पड़ता है। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव के हिसाब से बदलना पड़ता है, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव के हिसाब से बदलेगा, करेक्टर भी आपको सारी जगह लाना पड़ेगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हर जगह हटाना पड़ेगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हर जगह करना पड़ेगा, हर सेंटेंस में। ये नहीं कि स्पेशल रूल्स बता रहे हैं अब से चेंज नहीं होगा, टू नहीं हटेगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा नहीं हटेगा, चेंज ऑफ टेंसेस नहीं होगी, चेंज ऑफ पर्सन नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो अभी तक नॉर्मल कर रहे थे, अब जो सब स्पेशल रूल्स कहने का मतलब है कि अब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को, सेंटेंस को देखते हुए सारे चेंज होंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है उस मीनिंग को देखते हुए सारे चेंज होंगे। ये हुआ स्पेशल रूल्स। अभी हमने नॉर्मल लिख दिया था ये सब चेंज करना है, दैट कर दिया। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना ही करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन दो चार सेंटेंस तो आपको अफर्मेटिव रहेंगे ही। अगर क्वेश्चंस आते हैं 20 प्लस आते हैं तो 2 4 5 सेंटेंस तो आपको अफर्मेटिव रहते ही रहते हैं। नरेशन हर तरह का सेंटेंस रहता है, जितने भी आएंगे सब। तो इसके तो बहुत एग्जाम्पल बना चुके हैं तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक आध एग्जाम्पल और लिखते हैं, इसको तो सारे एग्जाम्पल बना रखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा लक्ष्मण said to Ram, I want to go to the forest with you। कि लक्ष्मण ने राम से कहा कि भाई मैं तो आपके साथ जंगल जाना चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण, लक्ष्मण, अब सेट के बाद क्या है? राम है, सेट के बाद राम है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? टोल्ड। राम क्या कहा? दैट, टोल्ड राम दैट आई वॉन्ट, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? ही। अब ये ही किसके लिए, आई किसके लिए? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए। अब लक्ष्मण भी थर्ड पर्सन में, राम भी थर्ड पर्सन में, तो आपको ही के बदले में क्या रखना पड़ेगा? लक्ष्मण। ने तो पता ही नहीं चलेगा कौन किसकी बात कर रहा है। दैट ही यानी लक्ष्मण। लक्ष्मण वांट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा? पास्ट में, वांटेड टू गो। अब यहाँ इस गो को कम भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं गो को कम? क्योंकि राम के साथ आना चाहते हैं, ये तो इसका मीनिंग है, मैं तुम्हारे साथ जंगल आना चाहता हूँ। जाना भी ठीक है, आना भी कहते, मैं तुम्हारे साथ जंगल आना चाहता हूँ, तो कम भी यहाँ चल सकता है। टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है? थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। विथ प्रीपोजिशन है, चेंज नहीं होगा।
और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बताएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो राम को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, तो हिम। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, राम, क्योंकि ये जो हिम है राम के साथ, नहीं तो पता चलेगा ही वांटेड टू गो टू फॉरेस्ट विथ हिम, तो पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ जंगल जाना चाहता है, कि राम लक्ष्मण के साथ जंगल जाना चाहते हैं या लक्ष्मण राम के साथ जाना। अब फिर कहेंगे भाई कोई किसी के साथ जाना चाहे, जा तो दोनों रहे ही है, जा तो दोनों रहे ही है। तो भाई कुछ भी लिख लो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ राम का लक्ष्मण के साथ जाना अलग मीनिंग रखता है, और लक्ष्मण का राम के साथ जाना बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है। तो ये इससे सारे सेंटेंस बना रखे थे, इसमें सारे इसी हिसाब से बना रखे थे, तो इसमें तो कोई बात, सारे अफर्मेटिव के ही सेंटेंस हमने पहले बना रखा है। तो अब शुरू करना चाहिए हमें, ये देख लेना चाहिए इसको भी, तो सारे इसी के रूल थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्टर हमारा दैट है, और रूल तो सारे आपने देखे। अब है कि अफर्मेटिव ना हो, कुछ और हो, तो कुछ और क्या हो सकता है, 5 ही तो थे, तो एक तो यही हो गया, 4 बचे, 4 के लिए स्पेशल रूल क्या है। टाइम अभी है 36 मिनट्स, टाइम तो अभी है, थोड़ा डिस्कस तो कर ही लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो अभी बताया था इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इंटरोगेटिव में कि आपका जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इंटरोगेटिव देखते ही आंसर करेंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो है या WH है। बिना इसको चेक किए ही अगर आप चेंज करने लग गए तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच में देखना सब कुछ क्या रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड में हमने देखा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है और शुरू हो गई कार्रवाई, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन अगर है, पहले तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है तो सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ता है कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के बाद वो क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाला क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले देखना पड़ता है क्वेश्चन ही है क्या, क्या उसका, फिर देखना पड़ता है कि क्वेश्चन अगर है तो उसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है क्या, हाँ या ना में हो सकता है उसका अलग बनाने का तरीका है, और अगर हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता यानी WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है, WH क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है, अलग तरीके से हम WH क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, खुल के अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ ध्यान ही रखना पड़ेगा नहीं, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यस नो क्वेश्चन की। यस नो क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। कहां चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले क्या बदलता है, वर्ब बदलता है, उसका वर्ब पे जाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो वहां पर से रहता है, इसको हम आस्क, वांट टू नो, इंक्वायर, डिमांड, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आस्क का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे से को हम तब चेंज किए थे टेल में जब हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट था। सिमिलरली से को हम आस्क में तब बदलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब व्हेन वी हैव अ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आस्क का इस्तेमाल नहीं करते, यहां से भी ऑप्शन छटता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर से को आस्क में बदलने की जरूरत नहीं, फिर से को आप क्या कीजिए, वांट टू नो, इंक्वायर, डिमांडेड, इन सब में चेंज कीजिए। इसलिए देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें आस्क रहता ही नहीं, उसमें लिखा रहता है वांट टू नो या उसमें लिखा डिमांडेड। हमें लगता है ये कोई एक ऑप्शन, ये नहीं कि तीनों देगा, वांट टू नो भी दे दिया एक ऑप्शन, एक में इंक्वायर दे दिया, एक में डिमांड, ऐसा नहीं करते, एक कोई देता है, आस्क वाला दिया नहीं। अब वांट या तो वांटेड टू नो लिख दिया
या इंक्वायर्ड लिख दिया या डिमांडेड लिख दिया, तो हमें लगता है कि यार इंक्वायरी वाले सेंटेंस में तो ये आस्क होना चाहिए, डिमांड लिख दिया, मांग थोड़ी रहा है, वांटेड टू नो जानना थोड़ी चाहता है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंक्वायर रहता तो थोड़ा सा मन भरता भी, चलो ठीक है आस्क और इंक्वायरी जैसा, लेकिन डिमांड वाले में तो बहुत गुस्सा गुस्सा ही आ जाता है। तो अंग्रेज क्वेश्चन को डिमांड से भी बनाते हैं। समझना सिर्फ ये है कि अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तब तो आस्क लाना है, लिख लीजिए इस बात को, सुनना खरे नहीं है, इस बात को लिख, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो हमें आस्क लाना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो आस्क का इस्तेमाल नहीं करते। लिख लिया, लिख लिया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो से को आस्क में बदलते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को आस्क में बदलने की जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को आस्क में बदलने की, जैसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं था तो से को टिल में बदलने की जरूरत नहीं था, इस तरह से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर से को आस्क में बदलने की जरूरत नहीं है, से को आस्क में बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो से को आस्क में नहीं बदलेंगे तो फिर से को क्या बदलेंगे, से को वांट टू नो में बदलेंगे, इंक्वायरी में बदलेंगे, डिमांड में बदलेंगे। उसके बाद ड्रॉप टू, जो से के साथ टू था उसको ड्रॉप कर देना, जैसे आस्क लिखा, वांट टू नो लिखा, तो सेक वाला जो टू था उसको ड्रॉप कर दीजिए, सेट टू राम था, सेट टू मोहन था, उसको ड्रॉप करना, आस्क के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना। अब उसके बाद क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। उसके बाद आता है कनेक्टर की, आप कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाएंगे, कॉमा इनवर्ट कॉमा जब हटाएंगे, ये भी लिख ही देता हूं, रिमूव द comma and the inverted commas, commas और inverted commas को हटा दिया, comma और inverted comma को हटा दिया। तो comma inverted comma को जब आपने हटा दिया तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो लाएंगे, उसकी जगह पे क्या लाते हैं, कनेक्टर लाते हैं। तो वो कनेक्टर क्या होता है, if या whether, if या whether, कनेक्टर जो होता है वो if या whether। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, ध्यान जब है तो फिर लिख ही लेते हैं, बात समझते हैं कि वेदर का इफ और वैसे दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ या वेदर में से दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेदर का इस्तेमाल तब करते हैं जब वी हैव चॉइसेस, सबके मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसा नहीं अभी जरूर बत चॉइसेस का मतलब क्या, जैसे किसी ने कहा कि चाय और कॉफी क्या पियोगे, चाय या कॉफी, तो यहाँ पे चॉइस है, हमने कहा क्या पियोगे और चॉइस है ही नहीं, तो ये नहीं हुआ, क्या पियोगे चॉइस के साथ पूछ रहे, कॉफी या चाय, क्या खाओगे वेज या नॉन वेज, चॉइस दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, जहाँ चॉइस का ऑप्शन है, चुनना है, तो वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट में समझे, टी और कॉफी, तो ये चॉइस हुआ ना, बुक और नॉवेल, पोएम और प्रोस, तो ये चॉइस है, आपके पास चॉइस है तो फिर इफ का इस्तेमाल नहीं करते, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ चॉइस है, तो उसमें हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है यस नो, बोथ पॉसिबल, यानी जहां कभी कभी क्या होता है, हमको पहले से पता होता है कि जवाब हाँ होगा, या क्वेश्चन देख के लगता है इसका जवाब तो हाँ ही होगा। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन देखकर ही पता चलता है इसका जवाब ना होगा, यानी कभी क्वेश्चन हमें पता रहता है, आप सवाल हम पूछ रहे हैं, हमारा जवाब पता होता है हाँ होगा या नहीं होगा। जैसे कोई जज है या पुलिस वाला है, किसी जब कतरे से पूछता है कि तुमने चोरी किया, तो पहला जवाब क्या होगा, ना, पता है ना ही होना है, कौन कितने लोग कहेंगे हाँ हाँ मैंने किया है, नहीं, तो पता रहता है जवाब क्या होगा, ना होगा, यानी बहुत सारी जगह बात जवाब होता है, बच्चे से हम पूछ रहे टॉफी खाओगे, तो पहले से पता होता है हाँ हाँ। अब कोई मांसाहारी है, उसको चिकन का, तो चिकन खाएगा, तो हाँ, अभी मुझसे पूछेगा चिकन खाएगा, तो हाँ, क्या दिक्कत, खिलाओ बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका मतलब ही नहीं कि मैं डेली खाता हूँ, मैं तो हूँ कहने के लिए बस नॉन वेजिटेरियन हूँ, खाता कभी कभी हूँ, 6 महीने साल भर में कभी खा लिया, नहीं तो अवॉइड कर दो, करना भी चाहिए, अवॉइड करना भी चाहिए। अब कहते खुद खा रहे कह रहे अवॉइड कर, तो मैं अवॉइड करता हूँ,
खाने का मतलब होता है कि वीक में 1 से 2 बार जब खाते हैं तब उसको खाना कहते हैं, ठीक है। वीक में 1 बार खा लिया, कम से कम 2 बार खाया तो तब कहते हैं नॉन वेज। 6 महीने में, साल भर 3 महीने में 1 बार खा लिया उसको नॉन वेज नहीं कहते, उसको टाइम पास कहते हैं। जैसे 6 महीने में कोई 1 बार दारू पी लेता उसको अभी आप किसी भी कीमत पे नहीं कह सकते, या महीने में अगर 1 ही बार पीता तो शराबी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, आप उसको शराबी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो मतलब कुछ क्वालिटी होनी चाहिए सब जगह, कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने का। या जो खा रहे हैं उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खूब खाइए, मन से खाइए, जिस दिन इच्छा करे छोड़ देने का उस दिन छोड़ दीजिएगा। लॉजिक साइंटिफिकली क्या है नहीं है उससे हमें नहीं मतलब, सिर्फ हमें ये पता होता है, मुझे ये समझ में आता है, या हम लोगों ने जो सुना है उसके हिसाब से ये हमारा जो मन कम करता है तो उसकी वजह ये रहता है। पहले तो खूब खाते थे, अभी 2-4 साल से ये चेंज हुआ था, बीच में तो एक बार मैंने 5-6 साल के लिए छोड़ ही दिया था, मतलब छोड़ ही दिया था। तो इसका मतलब हम लोग जो है कभी खाते हैं का मतलब इफ एंड बट वाले में से है, कभी जी करता छोड़ देता तो 5-5 साल छोड़ दिया, सोच तो 5 साल तक। खैर तो लॉजिक ये रहता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता कि एक थोड़े से टेस्ट के लिए किसी जीव की हत्या हो जाए, तो अंदर से थोड़ा सा कभी बुरा लगता है। कभी कभी लगता है ये शरीर तो नश्वर है, वैसे ही हम ही मर जाए तो इसको जला देने से ज्यादा बढ़िया कि चील कौओं को दे दिया जाए कि अपना नोच नाच के खाए कैसे, क्योंकि वैसे भी दर्द होना नहीं है, मरने के बाद क्या दर्द होना, तो बेहतर है कि शरीर को दे दे किसी को, चील कौवे खाते रहे अपना नोच के, कई दिन तक पार्टी चलेगा उन लोगों का, मेरा जो अपना मानना है। तो लाइफ, बॉडी से लाइफ जाने के बाद कोई वैल्यू नहीं। आपका फोन खराब होता है कैसे सीने से लगा कर रखते हैं, फोन एक बार खराब होगा पता चला कभी ये काम नहीं करना है तो सिम निकाला हटाओ फेंक देते हैं, जरा सा भी मूव नहीं होता। अब वो सिम अगर फोन किसी के काम आ जाए, 150 रुपये में बिक जाए तो और अच्छी बात है। तो जिसका जवाब यस नो दोनों पॉसिबल है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो यह ध्यान ये रखना है, ये सब क्वेश्चन ध्यान ध्यान से, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, एकदम इतना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई इसमें चॉइस दिया हुआ है, या फिर क्या कि जवाब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, हाँ भी है ना भी है तो भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और साथ साथ कभी अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है तो भी हम, जैसे किसी को ये कहना है क्या तुम मिलोगे मुझे अगर मैं जमाना छोड़ दूं तो, अगर मैं जमाना छोड़ दूं तो मेरे साथ मिल चलोगे, मुझसे शादी करोगे, ऐसा कुछ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो इसको तो हम ऐसे भी कह सकते थे ना कि अगर मैं जमाना छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे मिल जाओगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है ना। अगर मुझे मेरी नौकरी लग जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगे, कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसा नहीं कह रहे कि भाई अभी कर लो, कह रहे कि अगर नौकरी लग जाए तो करना, ना करे तो फिर दुनिया देखते हैं, तुम्हारी भी अपनी दुनिया हमारी भी अपनी, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ ना, इंट्रोगेटिव कंडीशनल सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वेदर, ये 3 कंडीशन है जहाँ पे इफ से ज्यादा सुटेबल वेदर है। वैसे आप इफ वेदर कुछ भी लिख देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आप सेंस देखकर चुनते हैं कि इफ दोनों ऑप्शन देता है, इफ वाला भी देता है वेदर वाला भी दे देता है, तो ठंडे दिमाग से देखिएगा इस तीनों में से कोई कंडीशन है क्या। अगर इस तीनों में से कोई कंडीशन है कि चॉइस और ऑप्शन है, या ऐसा सवाल इसका जवाब हाँ भी हो सकता था ना भी हो सकता था, या कंडीशनल सेंटेंस था, फिर वेदर का इस्तेमाल करना है। और कुछ भी ना समझ में आए, इफ वेदर में से क्या चुने तो वेदर वाले को चुन के चले जाइएगा, ये भी रूल होता है कि इफ और वेदर अगर दोनों का ऑप्शन दे दिया रखा है तो वेदर ही फिर सेलेक्ट करना चाहिए, ये भी है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं, एक इफ से बना है और एक वेदर से, इफ और वेदर के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सेंटेंस एक जैसा बना रखा है। तो पहले तो ये 3 कंडीशन देख लीजिए, ठीक है, ये 3 कंडीशन देख लीजिए, ये 3 कंडीशन फुलफिल है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वेदर वाले को ही करके आना है। इफ और वेदर में से अगर एक को चुनना है तो मैं कह रहा हूँ कि इफ और वेदर में से अगर एक को चुनना है तो वेदर वाले को ही चुनना है, इफ वाले को फिर छोड़ दीजिए। ये सारी कहानी है रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले पार्ट तक का, रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले पार्ट तक। उसके बाद आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या करेंगे चेंज, रिपोर्टेड स्पीच में भी तो चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज जो करना था वो तो करना ही है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ, तो होना ही है, वो कहीं छूटता नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर, ये तो करना ही है, वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, ये तो करना ही फिक्स है, उसको बदलना नहीं है। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा क्या करना है, उसके अलावा क्या करना है, मतलब ये लिख देता कि बोले थे नहीं करने के लिए, पर्सन्स, टेंसेस एटसेट्रा, इन सबको तो चेंज करना ही है, इसको तो बदलना ही है जो भी।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये है कि मेक द स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट नरेशन बन जाने के बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं चलता है। इनडायरेक्ट में जब भी बनेगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये वाला आपका स्ट्रक्चर चलने लगेगा। और लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। मतलब इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी मार्क प्रोडक्शन नहीं आता है। इंट्रोगेटिव का बना रहे हैं इंडायरेक्ट नरेशन, लेकिन इंट्रोगेटिव के इंडायरेक्ट नरेशन में कभी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आता, यानी जो ऑप्शंस हैं इंट्रोगेटिव का सॉल्व किया हुआ, जिस जिस ऑप्शन में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है उस ऑप्शन को तो पहले ऐसे ही काट दीजिए। समझ आ रही बात? उस ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा, जिस जिस ऑप्शन में मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगा रखा वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। यानी इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं आता। ये बात फिर पैसिव वॉइस में नहीं लगाना। पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही होता है। पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही होता है, यानी अगर एक्टिव में इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन नरेशन में ऐसा नहीं है। नरेशन में इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। ये सब चीजें बार बार दिमाग को समझाना पड़ता है कि पैसिव का इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहता है। पैसिव का इंट्रोगेटिव, पैसिव एक्टिव में भी, एक्टिव में भी इंट्रोगेटिव है, पैसिव में भी इंट्रोगेटिव है। एक्टिव में भी मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगेगा, पैसिव में भी मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगेगा। लेकिन अगर नरेशन चेंज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं होगा, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले था वो अब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा जब इंडायरेक्ट चेंज होगा। तो अगर हेल्प, और ऐसे ऑप्शन भी छटता है। अब देखिएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो देख लीजिए कि जिस जिसमें मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगा पहले तो उस ऑप्शन को खत्म कीजिए, वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा। फिर जिस जिस ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, वो सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। 3 ऑप्शन ऐसे ही छट जाता, जो बचा वो करेक्ट हो गया, पूरा पढ़ा भी नहीं बना दिए। ऐसे बनाना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऐसे ही बनाना चाहिए, पूरा सेंटेंस वेंटेंस देख के नहीं बना। यही तो रूल है, ये तो बेसिक चीज है। मान लो हम कह रहे हैं कि इंटरैक्ट नरेशन में मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं लगता है और ऑप्शन में मार्क ऑफ, तो ऑप्शन सही थोड़ी होगा कि आप उसको पढ़ रहे हैं, वो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इंडायरेक्ट बनाने के बाद मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगा रहा, आप उस सेंटेंस को पढ़े, इसका मतलब एकदम दिमाग खराब है। फिर पढ़ने का क्या मतलब है टीचर से? तो जिसमें मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगा तो उसको तो ऐसे ही काट देना है, वो तो है ही नहीं, कहानी खत्म। अगर 2 ऑप्शन में लगा तो दोनों ऑप्शन गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाती है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आप पूरे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। क्या पागलपन है ये? इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो आप सबसे पहले दिमाग ये लगाएंगे, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो फटाफट देखेंगे मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन किस किस में है, उसको काट दिया। हेल्पिंग वर्ब किस में सब्जेक्ट के पहले, उसको काट दिया। जो बचेगा सिर्फ उसको देखना है। और ऐसे करने में आपके हमेशा 2 से 3 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। 2 ऑप्शन भी खत्म हो गया तो 2 ही ऑप्शन बचेगा ना, तो उसमें से फटाक से सही चुन जाएगा। और कहीं 3 ऑप्शन खत्म हो गया तो जो बचा वो आंसर है, फिर उसको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़, यानी जो अक्लमंद स्टूडेंट है वो तो सिर्फ एक सेकंड में देखा मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन है और उसका दिमाग काम करने शुरू हो गया। 3 से 4 सेकंड में उसको आंसर मिल गया। वो तो पूरा सेंटेंस पढ़ ही नहीं, तो कुछ सेंटेंस पे नजर देख, एक ही बार में पूरा सेंटेंस पे नजर चला जाता है कि मैं मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगाया। तो जब सेंटेंस में नजर चलेगा तो फिर अगला ऑप्शन पे नजर जाएगा। दिमाग तो काम कर ही रहा है, दिमाग थोड़ी बैठा है कि पूरा दिमाग जब तक सेंटेंस नहीं पढ़ेगा तब तक काम नहीं होगा। तो सेंटेंस देखते दिमाग एक्टिव होगा। मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन है, मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन है, ऑप्शन में चले जाइए। जिसमें मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन है काट दीजिए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है काट दीजिए, जो बचा। अब किसी में इफ और वेदर होगी ना, ये भी देखिए इफ और वेदर ही नहीं होगा, उसमें दैट लिखा होगा, तो इससे छट जाता है। 3 ऑप्शन तो ऐसे छट जाएंगे आपको कि इंट्रोगेटिव बना रखा होगा और उसमें इफ या वेदर लगा ही नहीं रखा होगा, दैट लगा रखा होगा। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये कनेक्टर दैट होता ही नहीं है, ऐसे छट जाएगा। टेंस वेंस को बाद में देखिएगा, टेंस चेंज किया है कि नहीं, पर्सन चेंज किया है कि नहीं, पहले इन चीज को देख लीजिएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये 3 चीज को देख लीजिए कि दैट लगा दिया क्या, गलत। मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन लगा दिया, गलत किया। सब्जेक्ट क्या गया, हेल्पिंग और सब्जेक्ट के पहले या क्या, गलत। ये 3 चीज चेक कर लीजिए, उसके बाद चौथी चीज पे चेक करना है। 3 चीजों से बात ना बने तब चौथी चीज पे जाना, तब टेंस पे जाना है, जब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जाना है। ये 3 चीज चेक करना। ओह, लंबी क्लास हो गई 54 मिनट्स के आसपास, तो कोई बात नहीं है। दूसरा हम देखेंगे यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। अभी बाकी है, पहले डब्ल्यू एस क्वेश्चन का मैं रूल बता दूंगा, फिर इसके एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये है क्या ये देखते हैं। 5 से 10 मिनट लगेगा नेक्स्ट क्लास में आपको डब्ल्यू एस क्वेश्चन बताने में, फिर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी।